गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 के 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने उनको नोटबुक में राइट कर लिया होगा और उनको लर्न भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आंसर में आप ये बताएंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स। एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग होती है, वो जगह होती है जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बताएंगे कि कंपोनेंट्स कौन से हैं एनवायरनमेंट के। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट, द लिविंग वर्ल्ड इज़ द बायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग वर्ल्ड होता है स्टूडेंट्स, जो सभी लिविंग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स, द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है स्टूडेंट्स, वही क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें ये बताना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या होते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन आता है, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। तो प्लांट्स का क्या काम है और एनिमल्स का क्या काम है इकोसिस्टम के अंदर, ये हम देखते हैं। प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर मेकिंग फूड इन द इकोसिस्टम। प्लांट्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं खाना बनाने के लिए। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या देते हैं स्टूडेंट्स, खाना देते हैं। लाइक सभी के सभी एनिमल्स को खाना कौन देता है, प्लांट्स ही देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम मीन्स जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी होती हैं, ऐसा सिस्टम जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में सारे के सारे एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं और प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग में कौन आ जाते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल वगैरह। तो एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब एनिमल्स का फंक्शन करते हैं। एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फूड चेन इन द इकोसिस्टम। एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, फूड चेन को अच्छे से बनाए रखने के लिए। अब देखिए फूड चेन क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करें, अगर ग्रास की बात करें, ग्रास को डियर ने खाया और डियर को किसने खाया, लॉयन ने खाया, तो एक फूड चेन बन गई है। डियर ने ग्रास को खाया है, ओके, ग्रास को किसने खाया, डियर ने, और डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने। तो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी डियर की अपनी इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम के अंदर और लॉयन की अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी डियर हो गई इकोसिस्टम में तो भी मीन्स बेनिफिट नहीं रहेगा, और अगर बहुत सारे लॉयन हो गए हैं इकोसिस्टम में तो भी वो इकोसिस्टम को नुकसान ही पहुंचाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स के हम फंक्शंस कर लेते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मीन्स जिसके अंदर एयर आती है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड लिथोस्फीयर मीन्स सॉइल वगैरह। अब देखिए स्टूडेंट्स, एयर का क्या फंक्शन है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक वर्ल्ड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 3 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज हैं स्टूडेंट्स, जो बायोटिक वर्ल्ड को, लिविंग वर्ल्ड को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट्स, उनकी ग्रोथ के लिए। ओके, नाउ वाटर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अब वाटर तो आपको पता है, हम भी पीते हैं वाटर, तो वाटर के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे स्टूडेंट्स। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
Now soil is a major source of all minerals like iron, calcium, magnesium, copper etc. सोइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे पास। तो ये मिनरल्स जो हैं प्लांट्स सोइल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर सोख के लेकर जाते हैं। दीज मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स क्या करते हैं, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। और फिर प्लांट्स को कौन खा लेते हैं, एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं। तो हमारा पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन सेल, एन ओनियन सेल एंड अ कॉर्क सेल एज सीन अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेल्स को हम नेक्ड आई से तो देख नहीं पाते हैं। तो अगर हम ओनियन सेल को, प्याज वाली जो सेल होती है, और कॉर्क सेल जो प्लांट्स की, जो पेड़ की जो छाल होती है स्टूडेंट्स, बाहर वाला जो ब्राउन कलर की कवरिंग होती है एक तरीके से स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर, उसको कॉर्क बोलते हैं हम। तो ओनियन सेल को, कॉर्क सेल को जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत हाई लेवल का ये माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाता है हमें। तो ये दोनों हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसी नज़र आई, तो उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। आपने ड्रॉ करना है ये पेंसिल के साथ सफाई से। सबसे पहले ओनियन सेल का करते हैं हम। इसमें सबसे पहले आप ये कर्व टाइप लाइन लगा लीजिएगा। उसके बाद आप इनको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना। बहुत इजी है स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करना, आप देख कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ पार्ट्स मैं बता देती हूँ कौन से होते हैं। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स ये सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस एक सेल के अंदर। और ये जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो लिक्विड पोर्शन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये 8th क्लास में आएगा, बहुत डीपली हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स, और 9th क्लास में भी आता है ये टॉपिक। ओके, तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना स्टूडेंट्स, सफाई से पेंसिल के साथ आपने ड्रॉ करना है। नाउ स्टूडेंट्स, कॉर्क सेल करते हैं हम। कॉर्क सेल भी कुछ ऐसी ही दिखती है हमें। देखिए, जब कॉर्क सेल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो कुछ इस तरीके की दिखी हमें। ये न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये बाहर सेल वॉल है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारी जो कॉर्क सेल है वो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई दी थी। तो इसका ये डायग्राम आपने इस तरीके से बनाना है स्टूडेंट्स। एक जिगजैग सी ये इस तरीके से लाइन लगा लेना, फिर ऐसे क्रॉस कर देना, फिर एक डॉट्स लगा देना। बहुत इजी है डायग्राम ड्रॉ करना, बस सफाई से आपने ड्रॉ करना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आर कॉल्ड प्योरीफायर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वाई? देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स को हम प्योरीफायर्स बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के प्योरीफायर्स। इट मीन्स एयर को प्योरीफाई करने वाले। बावजूद इसके कि वो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, फिर भी इनको प्योरीफायर बोला गया है। तो इसका रीज़न बताना आपने। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये किस तरीके से होता है। प्लांट्स प्योरीफाई एयर, प्लांट्स एयर को प्योरीफाई करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस of photosynthesis they intake carbon dioxide and release oxygen in the air। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है और छोड़ी कौन सी गई है, ऑक्सीजन छोड़ी गई है। ओके, अब देखिए, अब वो रात के टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, when they respire during the night time they intake oxygen and release carbon dioxide। शाम के टाइम पे क्या होता है, रात में जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो रेस्पायर करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, छोड़ते हैं। ऑपोजिट हो गया, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है, ऑक्सीजन छोड़ी गई है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन ली गई है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई है। अब इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर
देखिए स्टूडेंट्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के अंदर। इन ऑर्डर टू बैलेंस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, दे टेक मच मोर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एज कंपैरिजन टू वो छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वो, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बैलेंस बना रहता है गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन था आपका, आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और राइट करना है स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में, और इनको लर्न भी कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।